नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का मॉक टेस्ट। इसके पहले भी क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड हुई हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर देखें और आगे की क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों, आप जानते हैं हमारे चैनल पर कौन कौन सी परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है? नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता भर्ती, अग्निवीर, इंडियन नेवी, शिक्षक व्याख्याता भर्ती, आत्मानंद विद्यालय एसएससी, सीएचएसएल, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, उप श्रम निरीक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज सहायक प्रबंधक, पीएससी नर्सिंग, वन रक्षक इत्यादि जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उन सब की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और यह व्याकरण जो है वो उन सभी आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे कहना चाहूँगी मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले। क्योंकि यदि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जी हाँ मित्रों, आपको मेहनत करने की आदत होनी चाहिए। यदि आप मेहनत से नहीं घबराते हैं तो कामयाबी भी आपके पास आने से नहीं घबराएगी, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रच रखा। यदि आप कर्म करेंगे, कर्म यानी कि मेहनत करेंगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अन्यथा आप सिर्फ सोचते रह जाइए तो आपको कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ मित्रों, ये सभी परीक्षाएं जो हैं वो बहुत ही जल्द आयोजित की जाएंगी हमारे चैनल पर। इसकी क्लासेस भी आपको देखने को मिल रही हैं, लगातार क्लासेस अपलोड की जा रही है, आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है SSC 77 यानी कि स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूपी का। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं या यूपी की परीक्षाओं में, यूपी की भर्तियों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो क्योंकि ये चुनावी दौर आने वाला है तो बहुत सारी वैकेंसी सरकार निकालेगी, तो आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है कि आप यहाँ पर भी आकर नौकरी को हासिल कर सकें। तो मित्रों, आज का ये जो मॉक टेस्ट है हिंदी व्याकरण का सेकंड टेस्ट है। इसके पहले भी एक मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है और अभी हाल ही में हिस्ट्री के क्लासेस अपलोड हुए हैं, करंट अफेयर के हैं, तो आप उन सभी क्लासों को ज़रूर देखिए। आइए हम लोग देखते हैं व्याकरण। और ये व्याकरण में मैं आपको बताना चाहूँगी स्पेशली जो क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं वह वर्णमाला से ही हैं। जी हाँ मित्रों, वर्णमाला से ही इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं और आपको एकदम परेशान कर रख देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी उन प्रश्नों को पढ़ा ही नहीं है। ऐसा ना होने पाए इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली जितनी भी क्लासेस हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर उसे देखिए। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत सहयोग मिलेगा आपको आपकी परीक्षा में। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आ का उच्चारण स्थान क्या है? जी हाँ मित्रों, यानी छोटा आ और बड़ा आ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है। कंठ है, दंत है, मूर्धा है या फिर तालु है? तो इसका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है। कंठ क्यों है मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, मैंने पिछली क्लासेस में आपको यह बताया भी और अच्छे तरीके से याद भी करवाया है। एक सूत्र है संस्कृत का, यदि हम थोड़ा सा संस्कृत का सहारा लेते हैं तो हमें हिंदी की वर्णमाला पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है, उसके उच्चारण स्थान को बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाते हैं। एक सूत्र है अकु विसर्जनीय नाम कंठा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो उसमें मैंने आपको बताया था क्या करना है, कैसे इन सब ये जो है अकु यानी कि आपका ये जो है छोटा आ, बड़ा आ, देखिए मैं आपको बताती हूँ, छोटा आ, बड़ा आ। उसके अलावा कु यानी कि का वर्ग, का वर्ग में क्या क्या आता है, क ख ग घ अंगा, ये पांचों हो गए। और हा आ गया आपका, और विसर्ग, ये जितने हैं उन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो प्राणवायु हमारे निकलती है, प्राणवायु गले से बाहर, वह कंठ को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। आप बोलकर भी महसूस करिए क ख ग घ अंग, ऐसा लगेगा गले पर कुछ प्रेशर पड़ रहा है। तो इस कारण ही इसका उच्चारण स्थान जो विभाजित किया गया है वह कंठ किया गया। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो आप हमारी पिछली क्लासेस जो है ना आप उन्हें भी देख लीजिए, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सभी उच्चारण स्थान परीक्षा में इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं।
आपको एक नंबर, चाहे कठिन प्रश्न हो चाहे आसान प्रश्न हो, उसका जितना नंबर निर्धारित किया गया आपको वह नंबर पूरा पूरा दिलाएगा। यदि आपको आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो समझ लीजिए आप 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो परीक्षा भर्ती से बाहर तो मतलब बाहर, चाहे 1 नंबर से बाहर हो जाए चाहे 2 नंबर से बाहर हो जाए, उसमें कोई ये नहीं कहने वाला आपको अरे यार मैं तो 1 नंबर से फेल हो गया। फेल तो फेल, 1 नंबर से फेल हो या 10 नंबर से फेल हो, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना। खासतौर पर हिंदी में तो बिल्कुल आपको फेल नहीं होना। चलिए अब आप बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व का उच्चारण स्थान क्या है। जी हाँ मित्रों, व का उच्चारण स्थान क्या है। जिह्वा मूल है, दंतोष्ठ है, मूर्धा है या फिर तालु है। तो व का जो उच्चारण स्थान है वह है आपका दंतोष्ठ। क्यों? संस्कृत का एक सूत्र है जिसमें सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कहा गया है वकारस्थ दंतोष्ठौ। क्या कहा गया है? वकारस्थ दंतोष्ठौ। मित्रों संस्कृत की यह विशेषता है कि जैसे उनको अगर का कहना है ना तो का को सिर्फ का नहीं कहेंगे, ककार कह देंगे। हा कहना है हकार कह देंगे, ग कहना है गकार कह देंगे, उसमें कार जोड़ देते हैं। इसलिए वा को उन्हें सिर्फ वा नहीं कहा बल्कि वकार कहा। वकारस्य दंतोष्ठ, अर्थात वा जो है उसका उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों है। जब आप वा बोलेंगे वा तो दंतोष्ठ, यह दांत और ओठ दोनों के मिलने से जिनका उच्चारण स्थान निर्धारित हुआ है उन्हें दंतोष्ठ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगले प्रश्न को। बहुत अच्छे तरीके से और ध्यान से आप पढ़ते चलिए प्रत्येक प्रश्न को, बहुत ही शानदार क्लासेस है आपके लिए। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है। जिह्वा मूल है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है या फिर तालु है। मित्रों आपने अभी तक पढ़ा होगा और आपको आता भी होगा, बस ज़रूरत है याद करने की, और याद करवाने के लिए तो हम आ ही गए हैं। चलिए फटाफट याद कर डालिए आप। ये मॉक टेस्ट है, बहुत जल्दी जल्दी से हम करते जाएंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे आपका। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है। जीवा मूल है, दंत है, दंतोष्ठ है, तालु है या फिर कंठोष्ठ। कंठोष्ठ ओ औ, क्योंकि इनके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ का सहयोग हो रहा है। आप बोलकर देख लीजिए, आपको खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। आप शुद्ध वाक्यों का, शुद्ध शब्दों का उच्चारण यदि आप करेंगे तो आपसे कभी भी उच्चारण स्थान में गलती नहीं हो पाएगी, क्योंकि उच्चारण के द्वारा ही आप स्पष्ट कर सकेंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। चलिए आप बताइए शाह का उच्चारण स्थान क्या है। ये जो सा है यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान क्या है। जिह्वा मूल है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है या फिर तालु है। सा 3 होते हैं मित्रों, एक ये वाला सा हो गया, दूसरा ये वाला सा हो गया, तीसरा ये सा हो गया। जिसे हम लोग पेट फड़ुआ सा कहते हैं, मूर्धन्य सा कहते हैं, और इसके अलावा क्या कहेंगे आप बताइए। षटकोण वाला सा कहते हैं। याद है कि नहीं? कुछ बचपन में हम लोग इसे पेट फड़ुआ सा या षटकोण वाला सा ही कहा करते थे। अभी वर्तमान में आपसे जो पूछा गया ये कौन सा सा है, ये सा जो है तालव्य है। तालव्य यानी कि इसका उच्चारण स्थान तालु है। जब हमारे मुख में जो जीभ है आपकी, वह जीभ वर्णों के उच्चारण के समय मुख के जिस जिस भाग को स्पर्श करती है वह उसका उच्चारण स्थान बनता है। जैसे जब जीभ जाके दांत से भिड़ी तब हो गया दंत, अब जब जाके तालु को स्पर्श की तो हो गया तालु, मूर्धा से टच की तो हो गया मूर्धा। तो यह जो आपका सा है यह इसका उच्चारण स्थान तालु है। क्यों? एक सूत्र है इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। इसका मतलब क्या हुआ, छोटा ई, बड़ा ई, या और उसके अलावा शा, ये वाला शा, और चा छा जा झा इया, इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वह तालु है। मित्रों सूत्र को याद करने से आपको यह आसान हो जाता है कि एक सूत्र में आप कई वर्णों के उच्चारण स्थान को याद कर लेते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि संस्कृत के सूत्र हमें कैसे याद होंगे, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। हमने पिछली क्लासेज में, यानी जो पिछला हमारा प्रैक्टिस सेट है हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप जाकर देखिए, उसमें प्लेलिस्ट बनी है, सारी क्लासेस हैं, तो आपको वो सब याद हो जाएगा। रा का उच्चारण स्थान क्या है। जी हाँ मित्रों, बहुत पूछा जाता है रा का उच्चारण स्थान क्या है। मूर्धा है, दंतोष्ठ है और कंठोष्ठ है या फिर तालु है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वह होने वाला है मूर्धा। इसका भी सूत्र आप सोच रहे होंगे कि मैम इसका सूत्र नहीं है क्या, इसका भी सूत्र है। क्या है? ऋतु रसा नाम मूर्धा। रि जो है री, ये ऋषि है ना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसका उच्चारण स्थान क्या, आप क्या बताएंगे? मूर्धा है। और टा वर्ग, टू का मतलब हो गया टा वर्ग, टा ठा डा ढा अड़ा, और रा, और ये वाला शा, अभी मैंने कहा था ना आपसे मूर्धन्य शा। मूर्धन्य शा इसे कहते हैं जिसे आप कहते हैं कौन सा सा कहते हैं, पेट फड़ुआ सा कह देते हैं कुछ बच्चे, और कुछ लोग जो है इसे मूर्धन्य सा भी कहते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान, इन सभी का उच्चारण स्थान यानी री, रा, श, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, इन सभी का जो उच्चारण स्थान है
वह हो जाता है आपका मूर्धा। आगे बढ़ेंगे हम। क ख ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? जी हाँ मित्रों, इनका उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है या फिर तालु है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो कंठ का ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, तो क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, सारे ऑप्शन गलत दिए गए? जी नहीं मित्रों, गलत नहीं दिए गए हैं। इसका जो जवाब है वह हो जाएगा जिह्वा मूल। जिह्वा मूल का मतलब क्या हुआ? आपकी जीभ कहाँ जुड़ी है? गले के पास जाकर के आप देखिए वहाँ चिपकी रहती है। क ख ग, तो ये जिह्वा मूली वर्ण कहे जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये का लिखा गया है तो नीचे इस प्रकार का निशान बना दिया जाएगा उसके। फिलहाल ये प्रचलन में नहीं है, लेकिन परीक्षा में आप समझते हैं हर एक एग्जामिनर सोचता है किस प्रकार से पेपर को हम टफ बनाएं, तो कुछ न कुछ इस प्रकार के नवीन प्रयोग करता रहता है वो। इसलिए आप इसे भी याद कर लीजिएगा, यहाँ पर कंठ नहीं है। आप यदि आपकी परीक्षा पूछा गया क ख ग का उच्चारण स्थान और वहाँ पर कंठ नहीं है, कंठ नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि ये सारे ऑप्शन गलत दिए गए, हम कोई सा भी टिक लगा देंगे हमको एक नंबर मिल जाएगा। नहीं, यदि आपको जिह्वा मूली दिख जाता है तो आप उस पर टिक अवश्य लगाएं, आपका वही सही हो जाएगा। स्पष्ट हुआ होगा। क ख ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो जिह्वा मूल है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अवश्य ही करेंगे। चलिए अब आप बताइए कि स्पर्श व्यंजन किन्हें कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है? अंतस्थ को, ऊष्म को, पांचों वर्गों के व्यंजन को या फिर उपरोक्त सभी को? तो हमने बता दिया था आपको पिछली क्लासेस में। इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन किन्हें कहा? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है आपके जो पांचों वर्ग हैं। पांचों वर्ग यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा था कि इनके उच्चारण में जो हमारी जिह्वा है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, वायु किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो यह जवाब आपका सही हो जाएगा। आप एक सूत्र में याद कर लीजिए, आपसे यदि पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप सूत्र के रूप में याद करेंगे कम है। कम, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कम है। कम यानी कि का से लेकर के माँ तक जितने भी व्यंजन हैं वह स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। समझ में आया मित्रों? यदि आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, इसे अपना ही समझें। आपका अपना परिवार है, आप कभी भी हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हम तत्पर हैं आपकी सेवा में। चलिए आप बताइए, लुंठित व्यंजन किन्हें कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है? ला को, ठा को, रा को या फिर उपरोक्त सभी को? तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि उपरोक्त सभी को बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह अलग प्रकार का प्रश्न है, इसमें ऐसा कुछ भी संभावना नहीं है। रा को कहा जाता है लुंठित, लुंठित, ठीक है। रा, रा, क्योंकि ऐसा लग रहा है जब हम रा का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो जीभ है लिपट जा रही है, गोल से घूम जा, रा ऐसा बोल के देखिए ना, बोलिए समझ में आएगा। इसलिए इसको विद्वानों ने लुंठित व्यंजन की संज्ञा दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फटाफट से क्वेश्चन देखते जाते। पार्श्विक ध्वनि किसे कहा जाता है? जी मित्रों, पार्श्विक ध्वनि किसे कहा जाता है? आप शुद्ध लेखन के लिए आवश्यक है कि आप शुद्ध वाचन करें, शुद्ध पढ़ें। यानी यदि आपस में भी आप बातचीत कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो भाषा शैली है उसमें जिन शब्दों का आप चुनाव कर रहे हैं वह शुद्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गलत वर्डों का उपयोग करके गलत बोलते रहें। यदि आप गलत बोलते हैं तब परीक्षा हाल में आपके माइंड में वो सेट हो चुका है कि आप जो गलत बोल रहे हैं वही आपको सही लग रहा है। ऐसे में आप परीक्षा में सही प्रश्न नहीं कर सकते हैं। शुद्ध उच्चारण संबंधी प्रश्न भी आते हैं, शुद्ध लेखन संबंधी आते हैं, आपको वहाँ पर शुद्ध लिखना रहता है। तो आप ऐसे में जब शुद्ध उच्चारण करेंगे, पहले से शुद्ध पढ़ते रहेंगे, तभी आप शुद्ध लेखन कर पाएंगे। जी मित्रों, चलिए बताइए, पार्श्विक ध्वनि किसे कहा जाता है? ला को कहा जाता है, ठा को कहा जाता है, रा को या फिर उपरोक्त सभी को? तो उपरोक्त सभी वाले में अधिकतर लोग क्या करते हैं, उपरोक्त सभी का टिक मार देते हैं। ऐसा नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद उसका जवाब देना। पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है ला को। ला यानी कि ला से लट्टू। बचपन में हम लोगों ने एक कविता पढ़ी थी, लाल लाल लट्टू नचाने वाला कौन है, भारत माता सो गई जगाने वाला कौन है। तो उसी से आप याद रखिए, जो आपको ला है वह पार्श्विक ध्वनि से कहा जाता है, पार्श्विक ध्वनि। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऊष्म कहा जाता है ऐसे इस प्रकार से, तो बड़ा ऊ रहेगा। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप इस प्रकार गलती नहीं करेंगे। ऊष्म व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? ला, व, शाह, शाह, शाह,
या रा लावा या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी पर बिल्कुल ना जाए, उपरोक्त सभी इसमें सही हो ही नहीं सकता है। इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो तीनों श है आपके श और हा, यह तीनों उस व्यंजन की श्रेणी में रखे जाते हैं, आप याद कर लीजिए। उसके अलावा य र ला व यानी ये जो है ये आपके अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ये उस में है और ये अंतस्थ हैं, गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम आगे के प्रश्न देखते जाएंगे कि आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। आगे मित्रों यहाँ पर ये अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं जो है उनकी तैयारी करवाई जा रही हैं। तो ये देख लीजिए, उन सभी की लिस्ट है, ये एक बनाया गया है किस किस परीक्षा की तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। आप हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? जी हाँ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगी, अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। मैंने एक बार बच्चों से पूछा था, बहुत ही अच्छे स्कूल के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एक बार बच्चों से पूछा कि आप बताइए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। बड़े आश्चर्य की बात है कि 11th के बच्चे नहीं बता पाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। उन्होंने कहा, किसी ने कहा 52 होते हैं, किसी ने कहा 46 होते हैं। तो इस प्रकार गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ गए हैं तो आप इस प्रकार गलती नहीं करेंगे। अब आप बताइए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 50 है, 52 है, 33 है या फिर 50? 2 बार दे दे, फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपको सही जवाब देना है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ही है और ये हो जाएगा 33। जी हाँ मित्रों, सिर्फ हमने व्यंजन पूछा है, स्वर तो पूछा नहीं है, तो इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, न इसमें स्वर नहीं आएगा, उसके अलावा संयुक्त व्यंजन में नहीं आएगा। तो सिर्फ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो आप 33 व्यंजन बताएंगे, और स्वर कितने हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। चलिए आप बताइए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है क ख ग घ को, या रा ला वा को, च छ जा झा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह कहा जाता है किसको? च छ ज झ को, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। फटाफट आगे बढ़ेंगे। आर्ध स्वर किसे कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, आर्ध स्वर यानी कि आधा स्वर किसे कहता है? ला वा को, या को, या फिर या वा को। इस प्रश्न का जवाब तो आपको आता ही होगा, हमने कई बार आपको पढ़ाया, लेकिन आप नए हैं हमारे चैनल पर, आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको बताते हैं। आर्ध स्वर कहा जाता है या और वा को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और आपने कितने प्रश्न इसमें सही किया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। स्पर्श व्यंजनों को और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ मित्रों, अगर आपने ध्यान से क्लास को देखा होगा तो हमने इसके पहले जो एक स्पर्श व्यंजन संबंधित क्वेश्चन लिया था उसमें बता दिया था स्पर्श व्यंजन को और क्या कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, उस व्यंजन कहा जाता है, वर्गीय कहा जाता है, फिर संघर्षी कहा जाता है। आशा करती हूँ कि आप इन चारों के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे हम आपके जवाब का। चलिए, ये जो आपके हैं स्पर्श व्यंजन, इन्हें कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में अभी हमने बताया था य र ला वा आते हैं, उस व्यंजन में श श ह आते हैं, संघर्षी में च छ जा झा आते हैं। तो ये चारों हैं, चारों अलग अलग हैं, एक नहीं है। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं वो हमने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे कौन सा क्वेश्चन है। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे यदि पूछा था स्वरों की संख्या कितनी है तो आप 13 लगा देते हैं, जबकि 13 नहीं है भाई, 11 स्वर हैं। 2 आपके जो है वो अयोगवाह हो जाते हैं। अयोगवाह कौन कौन से हैं? जो आपके जो अंग और आहा हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, अंग और आहा को अयोगवाह कहा जाता है। इसलिए स्वरों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो स्वर 11 है, क्योंकि 2 उसमें से अयोगवाह हो जाते हैं, इसलिए स्वर 11 ही गिने जाते हैं। तो मित्रों, यह रही हमारी आज की क्लास। कैसी लगी आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आपको ये क्लास पसंद आई, तो हम इसका अगला पार्ट भी लेकर आएंगे। उसके लिए आपको हमें बताना होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉच कीजिए, अपने मित्रों तक फैलाइए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह छोटा सा चैनल है, इस पर अपना प्यार और स्नेह बना कर रखिए। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में सदैव तत्पर रहेंगे। तो आशा करती हूँ आप लोग एंजॉय किए होंगे इस क्लास को। चलिए ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।